हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूं आप सबके लिए मैथ का एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, मैथ के आज के इस क्लास में हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एचसीएफ मतलब कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम को सीखा था। एलसीएम के बारे में हर एक फंडा को क्लियर किया था। एलसीएम निकालने की विधियों के बारे में जाने थे। आज हम लोग यहाँ पे एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक सीखने वाले हैं। महत्तम समापवर्तक के लिए सारे चीजों को क्लियर करने वाला हूँ आज। आज सीखेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है, कितनी विधियां होती हैं और सवाल किस तरह से हल करते हैं, उन सारी बातों पे चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल अगर आप सभी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर मिले। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ का एक अहम रोल रहता है। उसी रोल को हम लोग अच्छे से निभाने के लिए मैथ की क्लास को रोज कंडक्ट कराते हैं। रोज शाम को 8 बजे आप ज्वाइन करके क्लास में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस पूरी क्लास की सीरीज में मैथ को मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखा रहा हूँ। मैथ में आपको ट्रिक भी सिखाया जाता है और पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बिना किसी देरी के हम लोग काम की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास की जो खास बात होगी वो होगी पूरी क्लास समर्पित है महत्तम समापवर्तक के लिए। तो चलिएगा, एचसीएफ निकालने का तरीका सिखाने वाला हूं मैं। पिछली क्लास 32वीं क्लास में मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था। एलसीएम के बारे में सब कुछ बातें वहां पे हुई थी। आज 33वीं क्लास में आपको मैं एचसीएफ सिखाने वाला हूं। बोले तो महत्तम समापवर्तक है ना, क्या महत्तम समापवर्तक। मैं धीरे धीरे सारा काम शुरुआत करता हूं और आपको समझाऊंगा कि महत्तम समापवर्तक है क्या और इसको किस तरह से हम लोग समझ पाएंगे। आसान भाषा में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, महत्तम समापवर्तक ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और कल लघुत्तम समापवर्तक हम सबने पढ़ा था और आप सभी एक छोटा सा काम कर सकते हैं। वो काम खासकर आप अपने लिए ना समझकर मेरे लिए समझ के कर दीजिए। काम यह है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद जरूर लिख के आया करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखने से एक आपकी राष्ट्रीयता का प्रतीक पता चलता है। इससे काफी अच्छा फील होता है मुझे, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखा करें अगर आप यहाँ भारत के सच्चे नागरिक हैं तो। और सही होना भी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव कुछ न कुछ तो सबके अंदर होता है। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग जताते हैं। दिखाना जताना नहीं, केवल आपको जय हिंद लिखना है कमेंट में और कुछ नहीं। चलिएगा, यहाँ पर महत्तम समापवर्तक आपको समझाने वाला हूँ मैं। महत्तम समापवर्तक समझने के लिए एक काम किया करें, रोज आप डेली क्लास लेते समय एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करें। महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं एचसीएफ, मतलब कि हायर कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या? हाईएस्ट भी कह सकते हो, हाईएस्ट कहिए, हाईएस्ट कहो या फिर हायर कहिए। ठीक है, हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये चीज होता है एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म होगा एचसीएफ और फुल फॉर्म में क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। इसमें सबसे आसान कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा अपवर्तक। क्या? अपवर्तक। पहला है अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? मीन्स दैट फैक्टर है ना। अपवर्तक का मतलब क्या कहते हैं? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर के बारे में सब कुछ आप जानने वाले हैं। जानेंगे हम लोग अपवर्तक को। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, फैक्टर की बात कर रहे हैं। फैक्टर माने अपवर्तक होता है। जैसे कोई दी गई संख्या होती है, वो संख्या जिन जिन संख्याओं से कट जाती है, कोई संख्या है जिस अंक से या संख्या से कट जाए, वो सभी क्या होते हैं? दी गई संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे 18 कोई संख्या हमारे पास है। ठीक, ये किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से कटेगा। ठीक, 7, 8, 9 से कटेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से खुद से कटेगा। ये सभी संख्याएं क्या होंगे? 18 की अपवर्तक होती हैं। ये चीज होगा। हम लोगों ने कल अपवर्त पढ़ा था, वो गुणज की बात करते हैं। वो किसी संख्या के जिस संख्या का हमको अपवर्त निकालना होता था,
उसका पहाड़ा लिखो, वही उसका अपवर्त होता था। फिलहाल यहाँ अपवर्तक में क्या होगा, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से कट सकती हैं उन्हें क्या कहेंगे, उनका अपवर्तक कहते हैं। ये चीजों का उनका फैक्टर कहते हैं, ये यहाँ पे बात होगा। और अपवर्तक हमेशा क्या होता है, दी गई संख्या से छोटे होते हैं या बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ बड़े कभी नहीं हो सकते। जबकि अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्त्य जो कल बताए थे पिछली क्लास में, जो अपवर्त्य होता है वो हमेशा बड़ा होता है, बराबर से बड़ा की ओर बढ़ता है। जबकि अपवर्तक क्या होगा, बराबर से छोटे की ओर हम लोग पाते हैं। ठीक है, ये चीज होगा अपवर्तक का मतलब। और एक और लेता हूं यहाँ पे 20 ले लीजिए, एक और दिखा दे 20 के बारे में। 20 का जो अपवर्तक होगा, जैसे क्या हो गया, 1 से कटेगा, सही बात है। 2 से कटेगा, बिल्कुल ठीक है। 3 से संभावना नहीं है। 4 से हाँ, 5 से सही बात है। 6 7 8 8 9 10 से ठीक, फिर भी सीधा सीधा 20 से कटेगा। ये है हमारे 20 के अपवर्तक। और दिखाता हूं आपको, एक और लेंगे। ऐसे यहाँ पे 21 की बात कर लीजिए। 21 किससे कटेगा, 21 का कुछ है यहाँ चक्कर, 21 ना लीजिए, क्योंकि नहीं तो अभी मैं आगे जो कुछ और पढ़ाने वाला हूँ और जो बताने वाला हूँ उसके लिए थोड़ा मुझे दिक्कत होगी। जैसे क्या होगा, यहाँ 24 ले लीजिएगा। 24 के लिए क्या होगा, क्या क्या कर सकते हैं 24 के बारे में। 2 से 1 से कटेगा, बोल दीजिए हाँ। 2 से बिल्कुल कटेगा। 3 से हाँ कट सकता है। 4 से 4 छंग 24। 5 से नहीं। 6 से हाँ कट जाएगा, 6 चौका 24। 7 8 से कटेगा, बिल्कुल सही है। 8 9 10 11 12 से कट जाएगा, फिर सीधा सीधा क्या होगा, 24 खुद से कटेगा। इस तरह से हम लोग क्या निकाला, इसके अपवर्तक निकाले हैं। ठीक है, तो ये अपवर्तक का मतलब क्या होगा, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से कटती हैं या पूरी तरह से विभाजित होती हैं, उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। ये सबसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ। अपवर्तक का मतलब जिससे कोई संख्या कट जाए उसे अपवर्तक कहते हैं। एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझा करें, यहाँ पे सारी क्लियरिटी हो जाएगी। दूसरा अगर बात करें, अपवर्तक के बाद ही हमारे पास आएगा समापवर्तक। क्या, समापवर्तक। समापवर्तक कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, कॉमन फैक्टर। ये होगा, ठीक है। समापवर्तक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसके बारे में समझ लीजिए। समापवर्तक का मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं के अगर अपवर्तक उभयनिष्ठ होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। अपवर्तक क्या होंगे, समान होंगे, उन्हीं को समापवर्तक कहेंगे। सम अपवर्तक मतलब समान होंगे दोनों। जैसे मैंने यहाँ 3 संख्या लिया है, तीनों संख्याओं के अपवर्तक निकालते हैं, और ऐसे अपवर्तक जो समान होंगे उन्हें वो क्या कहेंगे, समापवर्तक कहेंगे। जैसे देख लीजिए, एक तो सबका होता है, एक को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, एक को इग्नोर कर सकते हैं हमेशा हमेशा। क्या होगा, पहली संख्या 2 होगी तो तीनों मिल रही है। फिर तीसरी संख्या 3 3 बट 4 इसमें है, 6 4 4 बट इसमें नहीं है, 6 का कुछ बनेगा नहीं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बना ना, अभी तो नहीं चलेगा, जाने दीजिए, हमसे क्या सब चल जाएगा ना, इतना सही तो कम से कम 2 तो मिला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इसका जो अपवर्तक कहलाएगा, कौन, समापवर्तक, इसका समापवर्तक क्या होगा, किसका, 20 का, और किसका, 18 का, और किसका, 24 का। इसके जो समापवर्तक हैं कौन कौन होंगे, समापवर्तक क्या होंगे, 1 और 2, केवल क्या कहते हैं, 2 ही कहिए, 2 है ना, यहाँ पे समापवर्तक बराबर 2। इस तरह से हम लोग पाया करते हैं। तो 2 क्या है, यहाँ पे समापवर्तक है, किसका, 3 संख्याओं का। तो यहाँ पे कई संख्याओं का, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को अगर कोई एक ही संख्या विभाजित कर रही हो, उसे क्या कहेंगे, हम समापवर्तक कहते हैं उसका। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हम लोग पाया करेंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके मैं समझाने वाला हूँ आपको समापवर्तक के बारे में। हल्का सा एग्जाम्पल अलग होगा, जैसे यहाँ छोटी सी बात क्या हो जाए, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ खास अलग नहीं होगा। जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ये हमारे पास संख्या है। क्या, 12 15 18, ये 3 संख्याएं लिखी गई हैं। इन तीनों संख्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा इसको कहीं और लिख के दिखाता हूँ। संख्या हमारे पास थी 12 थी, 15 थी, 18 थी। इन तीनों संख्याओं के बारे में बात करें तो यहाँ निकाल लीजिए, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा। इनके हम लोग क्या निकालेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक का मान क्या होगा, देखिएगा, जैसे किन किन संख्याओं से कटने वाली हैं, कौन कौन सी कटेगी। 12 जो होगा 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से,
6 से और 12 खुद से। ये हमारे पास क्या मिला, 12 के अपवर्तक मिल गए हैं। फिर 15 के 1 से 3 से 5 से 1 3 5 और फिर बस 5 या 15 होगा, फिर सीधा 15 होगा। ठीक है, अगली बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 6 18 और 6 3 18 होगा और फिर 9 2 18 होगा और फिर सीधा सीधा 18 होगा। ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो हमने सबका क्या निकाला, 12 15 18 का अपवर्तक निकाला गया है। 12 15 18 के अपवर्तक निकाले गए हैं। अपवर्तक निकालने के बाद देखिएगा यहाँ समझना कि सबसे तीनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वही की बात करने वाले होंगे। जो कॉमन होगा यहाँ पर, जो कॉमन मिला होगा इसके लिए, तो वही क्या होगा, हमारा समापवर्तक होगा। तो समापवर्तक कौन होगा, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यही कितना मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 था बट नहीं है इसमें, बीच वाले में 1 तो कोई दिक्कत नहीं, एक से कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 बट यहाँ 6 नहीं है, केवल क्या मिलेगा, 3 मिलेगा जो कि कॉमन होगा। तो यहाँ पे समापवर्तक क्या आएगा, 3 होगा। क्या होगा, समापवर्तक जो होगा, समापवर्तक बराबर 3 है। किसका समापवर्तक निकालना था, ये हो जाएगा किसका, यहाँ पर 12 15 और 18 का समापवर्तक 3 आएगा। और भी होता 1 और 3 कह सकते, 1 भी है 3 भी है, इतना हम लोग कर सकते हैं। आगे तक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जिससे इससे कट पाएगा उसी की बात करेंगे आगे बढ़ने पे। क्योंकि अगर 12 के बाद कुछ और अगर सम ले कुछ भी, अगर 18 कहेंगे 15 कहेंगे तो 12 उससे नहीं कटने वाला, क्योंकि बड़ी संख्या हो जाएगी ना, ये चीज होगा यहाँ पे। इस वजह से आपने क्या सीखा अभी तक आपने देखा कि अपवर्तक किसे कहते हैं, समापवर्तक किसे कहते हैं, किसी दी गई संख्या का समापवर्तक कैसे निकालते हैं, इतना आपने बजाना है। आगे बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ते ही मैं महत्तम समापवर्तक का नाम लेने वाला हूं, जिसके लिए हम लोग यहां तक आए हुए हैं। क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। तो चलिए मैं हेडिंग लिख ही देता हूं पहले। हेडिंग क्या होगी, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ये बढ़िया सी हेडिंग है। मतलब HCF कहते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे HCF। ठीक है, ये चीज होता है इसका अंग्रेजी। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। महत्तम समापवर्तक का भी बिल्कुल वैसे ही चक्कर है जैसे हम लोगों ने अभी अपवर्तक समापवर्तक पढ़े हैं। उसके आगे का ही टॉपिक क्या है, महत्तम समापवर्तक। इसके लिए मैं नया एग्जाम्पल लूंगा, नया बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल थोड़े पुराने हो चुके हैं, ये अपवर्तक समापवर्तक में खत्म हो गए हैं। अब नया एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, अब वो वहां पे आपको महत्तम सिखाऊंगा। पहले एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर सेट कर रहा हूँ, तब आपको परिभाषा बाद में सिखाऊंगा, समझना। यहाँ पे पहले इरेज कर दूं, तब इरेज होने के बाद आप देखिए कि महत्तम समापवर्तक को कैसे समझोगे। बिल्कुल एकदम ना, मैथ का मतलब एकदम इतना मैथ को मत डालिए कि मैथ भी कहे कि किसके पल्ले हम पड़े हैं, है ना। कुछ इस तरह से पढ़ाई करें। पढ़ाई देखिए, कभी भी कोई भी काम करें, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर लगातार कोई काम नहीं करेंगे तो काम में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। जैसे चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, लगातार ना हो, अगर ब्रेक होता है काम में ब्रेक हुआ तो समझ जाइए कि आपके काम में बहुत सारी दुविधाएं आने वाली हैं। चाहे ऐसे कोई एग्जाम्पल लो, घर का सबसे आसान सा एग्जाम्पल लेंगे। चावल पक रहा हो, अगर आप चावल को पकने से पहले ब्रेक कर दो, मतलब जो भी गैस स्टोव जो भी जल रहा था, आग जल रही है, कुछ भी, उसको बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, उसी समय आप देखें चावल खराब हो जाएगा। इसी प्रकार अच्छा उसको क्या चाहो कि दोबारा ब्रेक कर दिए हो, थोड़ी देर रख दो, ठंडा हो जाए, फिर बाद में उसको चढ़ा दीजिए, चाहे इस पे स्टोव पे गैस पे जहां भी लगाना हो, फिर से उसको ऑन कर दीजिएगा तो दोबारा अगर चावल पकाएंगे वो खराब हो जाता है। उसी प्रकार लाइफ का ही सारा का सारा खेला ऐसा ही होता है, बिल्कुल डेली लाइफ की तरह, बेसिक लाइफ की तरह। क्या होगा, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूटी नहीं बरतेंगे, उसमें टाइम टेकन होगा, आपका काम खराब होगा, आपका समय खराब होगा, समय का दुरुपयोग होगा, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। उससे बचने के लिए आप किसी भी काम को कर रहे हो, शिद्दत से काम कीजिए उस पर, और कंटिन्यूटी बना के करें, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। सफलता तो कुछ खास बात नहीं, बस एक मेहनत की ही बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न हमारे पास टॉपिक होगा महत्तम समापवर्तक। तो एग्जाम्पल मैं लूंगा, अगला पहला एग्जाम्पल होगा महत्तम समापवर्तक समझाने के लिए। 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। हम लोग 24 और 36 और 48 के लिए काम करेंगे।
48, 24, 36 से 3 नंबर हैं। तीनों नंबर के लिए महत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हो, ये बात आप समझिएगा। तो 24 का अपवर्तक पहले निकाल लेते हैं। अपवर्तक क्या होगा, 1 होगा। 1 को इग्नोर कीजिए अभी, अच्छा चाहो तो लिख भी सकते हो, चलिए लिख के दिखाता हूँ। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 से 24, 5 6 चौके 24 होगा, 7 8 3 24 होगा, 8 से कटेगा, 9 10 11 12 2 24 होगा, फिर सीधा सीधा 24 होगा। ये हमारे पास इतनी संख्याएं हैं जिनसे क्या होंगे, कोई भी संख्या मतलब 24 जो होगा वो कट जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 36 के बारे में बात कर लीजिएगा। 36 किससे किससे कटेगा, 1 से कटना तय है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 12 36, 4 9 36, 4 से कटेगा, 5 6 36, 7 8 8 से नहीं कटेगा, 8 से 32 नहीं कटेगा, 9 4 36 होगा, 10 11 12 36 होगा, 18 36 हो जाएगा, फिर 36 खुद से कटेगा। इतना हो गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 48 का मतलब 1 तो लिख देंगे, 1 से 2 24 2 48, 3 से कटेगा है ना, और 3 से कटा, और 4 से कटा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 6 48, 7 8 6 48, 9 9 5 35, 9 10 11 12 12 से कट जाएगा है ना, और फिर 12 13 14 15 16 16 16 से कटेगा क्या, 16 3 48 है ना, 16 से कटेगा, और फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 होगा, 24 2 48 होगा, फिर शेष में क्या होगा, 48 आ जाएगा। इस तरह से आप सबके पास क्या मिला, 24 36 और 48 का अपवर्तक है ना, फैक्टर निकाल चुके हैं। तो अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो आप सभी, हमने क्या किया, 3 टॉपिक पढ़ा है, अपवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन 3 टॉपिक में क्या होगा, सबसे खास बात आप देखे हो कि अपवर्तक तो निकालना सीख लिए हो, समापवर्तक भी निकालना सीख लिए हो, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पे पहले अपवर्तक का बात करें तो यहाँ 24 के अपवर्तक लिखे गए हैं, 36 के अपवर्तक लिखे गए हैं, 48 के अपवर्तक लिखे गए हैं। हमको समापवर्तक निकालना। समापवर्तक में क्या क्या होगा, 1 तो सब में समान होगा, उसको आप सबसे हटा ही दीजिए, 2 मिलेगा, 3 समापवर्तक सब में है, 4 भी सबका समापवर्तक है। ठीक है, और 6 भी सबका समापवर्तक है, सब में है, 7 8 नहीं मिलेगा, और 12 मिल जाएगा, 12 सब में मिल रहा है, आगे 24 24 नहीं मिला, फिर ना बस इतना सा है। तो यहाँ पे इसके जो समापवर्तक मिले हैं, मैंने इसको रेड कलर से गोला कर रखा है, ये सभी के सभी समापवर्तक लिखे गए हैं। और एक बात और है, जिसका कोई समापवर्तक नहीं होता है उसका समापवर्तक 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या पाएंगे, समापवर्तक निकाल चुके हैं, हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे यह कहा जाएगा, परिभाषा क्या होगी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के ऐसे समापवर्तक जिनका मान सबसे बड़ा हो, ऐसे समापवर्तक का जोड़ा, या फिर ऐसे समापवर्तकों का युग्म हो, ऐसे समापवर्तकों का ऐसा क्रम हो, या फिर संख्याएं निकाले हो, समापवर्तकों का एक मतलब सीरीज हो, उन जिनमें क्या हो, सबसे बड़े समापवर्तक को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहेंगे। सिंपल सी बात है, हाईएस्ट की बात कर रहे हैं ना, कॉमन फैक्टर तो सब है, ये सब 2 4 3 6 12 सब कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें हाईएस्ट जो होगा उसे को हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, HCF मतलब मां सा कहा करते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। इसका हाईएस्ट क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, HCF का मान क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ये चीज आपको करना था काम, तो आपका HCF कितना आएगा, 12 आएगा। किसी भी सवाल का, किसी भी प्रश्न का HCF निकालने के लिए आपके पास कई विधियां हो सकती हैं, उनमें से एक विधि यह भी है जो मैंने आपको सिखाया भी। वो कौन सी विधि है, अपवर्तक निकालकर किसी संख्या का मासा ज्ञात करना, ये होता है अपवर्तक विधि से मासा निकालने के लिए। तो फिलहाल आपको मासा समझ में आया होगा, मासा क्या होता है या फिर HCF क्या होता है, HCF CF एंड F फैक्टर, कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके बारे में आपको आपके सामने मैंने पूरा का पूरा बताया, सारा कुछ किया गया क्लियर। और एक खास बात क्या होता है, लासा मासा में एक रिलेशन होता है। कभी भी हम 2 नंबर का, 2 डिजिट का, 2 संख्याओं का, 2 अंकों का, कुछ भी होगा, उनका मासा निकाल रहे हो, लासा निकाल रहे हो, उनमें एक संबंध होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग एकदम बहुत सीरियसली लेके समझेंगे कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, कुछ लोग इसको चाहे फॉर्मूला कहो,
चाहे इसको ट्रिक कहें, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले अगर दो संख्याएं आपके पास रहती हो, क्या होता है उनमें, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मासा, है ना। आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा, लासा जो होता है लघुत्तम समापवर्त का शॉर्ट नेम है, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक का शॉर्ट नेम होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो पहली संख्या को आप n1 कह लीजिए, दूसरी संख्या कहते हैं n2 कह सकते हैं, इक्वल टू LCM होगा इंटू में HCF होगा। ये आपका क्या बनेगा, बढ़िया सुंदर सा कोई भी फॉर्मूला बन सकता है, चाहे आप लैंग्वेज में लिखें या फिर संकेत में। तो कभी भी आपको क्या होगा, इसका यूज कहाँ करेंगे, आपको LCM HCF पहली दूसरी संख्या में से कोई भी 3 पद दिए गए होंगे, उनमें से क्या होगा, चौथा पद निकालना होगा। तो आपको सवाल को लगाना पड़ेगा इस फॉर्मूले पे। आपको मान लीजिए दो संख्याओं का लासा मासा पता हो और पहली संख्या पता हो, दूसरी संख्या निकालना होगा, उस हिसाब से आप क्या कर पाएंगे, निकाल लेंगे दूसरी संख्या। मान लीजिए लासा पता हो, पहले दूसरी संख्याएं पता हो, जल्दी से काम करना चाहें तो मासा निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, वहां पे किसी अन्य तरीकों को ना लगाएंगे तब भी काम हमारा बन जाएगा। तो लासा मासा निकालने का एक आसान विधि, कुछ एक चीज को निकालना हो तो हम लोग इससे काम कर सकते हैं। ये होता है सबसे शॉर्टेड फॉर्मूला, एक तरीका है। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो लासा और मासा का, उनकी संख्याओं में, दो संख्याओं का लासा मासा निकाल रहे हो तो उनकी संख्याओं और लासा मासा में जो संबंध होता है उसी संबंध को बताता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिएगा आपके सामने मासा महत्तम समापवर्तक का पूरा मैंने जो कुछ भी इसका लेखा जोखा होता है आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास आने वाला है, आप सबके सामने आएगा महत्तम समापवर्तक को निकालने की विधियां। महत्तम समापवर्तक को कितनी विधियों से हल कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप इस जो भी आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा हो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, जो कुछ भी हो। मैं अक्सर इसीलिए साइड में हो जाता हूँ जिससे आप सारा कुछ कर लें। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत आएगा जो कि होगा महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक होगा किस किस विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक निकालने वाले हैं, उसको आप ध्यान जानिएगा, समझिएगा और उस पर काम कीजिएगा, है ना। महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि को जानेंगे। अगर आप सबको लगता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, वैसे आपको लगे या ना लगे बट ये क्लास हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैंने किया है सारा काम परीक्षा की तैयारी के लिए, इसलिए मुझे पता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सेट आते हैं। इस वजह से आपके लिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और काम के हैं सारे कुछ। तो क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उन तरीकों को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि होता क्या है महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखेंगे कि महत्तम समापवर्तक किन किन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो वही विधि थी जो हम लोगों ने अभी किया था, तो कुछ समय पहले यहीं पे किया गया था, समापवर्तक विधि, है ना। तो समापवर्तक या अपवर्तक विधि से मासा निकाल सकते हैं अगर चाहें तो, बट वो लेंदी हुआ करता है, उसके लिए हमको काफी प्रोसेस करना होता है, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं चाहे तो। बाकी तरीका है तो है, हमने सिखाया भी। लेकिन अभी अगली विधि जो दूसरी विधि है, उस दूसरी विधि का नाम है हमारे पास गुणनखंड विधि और तीसरी विधि है भाग विधि। तो 3 विधियों से हल किया करते हैं। पहला तो अपवर्तक विधि था, दूसरा गुणनखंड विधि, तीसरी विधि होगी भाग विधि। तो मैं यहाँ पे पहली विधि को, अपवर्तक विधि को इग्नोर करके मैं यहाँ पे दूसरा विधि बता रहा हूँ, कौन सा होगा, गुणनखंड विधि होगा। अपवर्तक विधि अभी बताया था शुरुआत में ही, अभी आपको सिखाने वाला हूँ गुणनखंड विधि। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कौन सी विधि लगाने वाले हैं, गुणनखंड विधि लगाने वाले हैं, गुणनखंड विधि। ये हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि को, फैक्टर मेथड कह सकते हो या गुणनखंड विधि कहेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होगा,
किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद फैक्टर निकालने के बाद उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सीखिए कैसे काम करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। गुणनखंड के लिए कोई मैं नया सवाल ले रहा हूँ। सवाल मेरे पास है 24, 32, 40 है। कितना? 24 है, 32 है, 40 है। का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये काम कीजिए और समझिए कैसे निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो 24, 32, 40 का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना हो, गुणनखंड नाम है तो गुणनखंड कीजिए इसका। 24 है, 32 है, 40 है। गुणनखंड करके दिखा रहा हूँ। गुणनखंड इसका क्या क्या होगा? गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये किससे किससे कर सकता है। इसका गुणनखंड कर रहा हूँ मैं, 2 से बाद 2 बार 2 24, 12 का कर लेंगे। 12 का 2 छंग 12 हो जाएगा, 6 और 2 3 अच्छा होगा इतना। 2 दूना 4 दूना 8 है 24। गुणनखंड मैंने क्या किया, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, सबका गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, वही इसका गुणनखंड होगा। ठीक, गुणा के रूप में इसको किसी पद को दिए गई संख्याओं को गुणा के रूप में खंडित करना, अलग अलग करना, तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। और फिलहाल इन सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहते हैं, करते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो उनको गुणा के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, ये चीज होगा। आगे 32 के लिए क्या होगा, 2 से 16 बार जाएगा। 16 का 2 8 16 8 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कुछ ऐसा होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। देखिए गुणनखंड करें, गुणा करें इसका। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, गुणा करेंगे 32 आया, गुणनखंड हमने सही किया इसका मतलब। आगे बढ़े 40 के लिए, 2 से 20 बार जाएगा। 20 का 2 दाम 20 होगा। 2 पंचे 10, ऐसे हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। यहाँ पे गुणनखंड मैंने कर दिया है। 40, 32 और 24 गुणनखंड करिए। अगर गुणनखंड आपको करना नहीं आता है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं एक गुणनखंड आपको सिखा रहा हूँ, नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आप आगे कर सकते हैं सवाल को। ऐसे 24 का ही मान लें, 24 किससे किससे कटेगा इसको मैं कर रहा हूँ। किससे किससे कटेगा नहीं, इसका गुणनखंड नहीं करते हैं कुछ इस तरह से। 2 से 12 बार जाएगा। 2 से 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे गुणनखंड, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3। इस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं। ऐसे मैंने 32 किया, ऐसे ही मैंने 40 का किया। जो संख्याएं छोटी होती हैं उसको गुणनखंड आराम से कर लेते हैं। ठीक है, जो बड़ी होती है उसको गुणनखंड करके सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, ये चीज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ महत्तम समापवर्तक निकालना है इसका। महत्तम समापवर्तक में गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो जो कॉमन होगा तीनों में, सब में कॉमन होना चाहिए, पहली शर्त है। सभी में कॉमन होगा तभी उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा मैं लिखूंगा। पहला कॉमन क्या है, 2 है। दूसरा कॉमन जो सब में मिलेगा ये 2 हो जाएगा। तीसरा पद कॉमन ये मिलेगा। चौथा यहाँ पे 2 है बट उन दोनों में नहीं है, ऊपर और नीचे वाले में, इसलिए इग्नोर कर देंगे। हमारे पास तीनों में कॉमन क्या है, 2 गुणा में 2 होगा। और 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 होगा। गुणा करने पे जो आएगा पद वही हमारा क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। गुणनखंड विधि से लगाने का तरीका, कभी भी गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना हो तो पदों का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के बाद जो सब में कॉमन आ जाए उसी को हम लोग लिखते हैं, गुणा के रूप में लिखेंगे, वही आपका उत्तर देगा, वही आपका एचसीएफ निकाल के लाएगा। ये होता है सवाल लगाने का रूप। ठीक है, ये अगर आपको कोई भी समस्या हो सवाल में, फिलहाल इस सभी समस्याओं का हम लोग निदान करेंगे आगे, और सवाल लगाई जाएंगे, उसमें सारा कुछ निदान हो जाएगा। एक सवाल और छोटा सा लगा के दिखाता हूँ। जैसे 24, 36 और 48 की बात अभी किया था मैंने दूसरे विधि से, यहाँ पे कर लेते हैं। किसका, 24, 36, 48 का। देखिए मैं थोड़ा सा जगह को थोड़ा सेपरेट करूंगा, यहीं पे हो जाएगा। 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। ठीक है, इतने में काम कर देंगे। ठीक है, ये इसका अलग था लेखा जोखा। तो 24, 36 और 48 का क्या होगा, एचसीएफ निकालेंगे। तो 24 का कीजिए, 24 क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, गुणनखंड हो गया। 36 का 2 18 36 होता है, 2 9 18, 3 या 9, 2 दूना 4 या 12 या 36। ठीक, इतना हुआ। 48 का क्या होगा, 2 2 2 2 और 3 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 16 3 कितना होगा, 48। कितना, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 3 कितना बन जाएगा, 48। सारा काम हो चुका है। मैंने क्या किया, 24 का 36 का 48 का गुणनखंड करके दिखाया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखिए 3 3 का पेयर बन गया, कह दीजिए हाँ। 2 2 का बना, हाँ। दूसरे 2 का भी बना,
ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 है बट यहाँ दोनों में 3 नहीं है, बस इतना सा जोड़ा बनेगा। तो HCF का मान कितना आएगा, HCF बराबर आ जाएगा आपका 2, 2 और 3, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्या होगा 3, 2 2 4 3 कितना बन जाएगा 12। अभी पहले ही 12 आया था इसका, यहाँ 12 आया। इसका मतलब HCF निकालने के लिए कितने भी विधियों का तरीका अपनाओ, कोई विधि अपनाइएगा, HCF आपका हमेशा और हमेशा समान आता है। ये था गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करने का तरीका। गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं वो बातें थी। मैंने 2 सवाल दिखाया आपको, 2 सवाल में गुणनखंड विधि का अपनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो विधि होगी, दूसरी विधि को भाग विधि में लेके आ रहा हूँ। भाग विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं HCF, वो चीज आप सीखना और समझना कि भाग विधि आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकती है ना। देखते हैं भाग विधि के बारे में। गुणनखंड विधि तो आपके लिए जैसे भी रही अच्छी रही, भाग विधि भी देखना। कभी कभी क्या होता है, मतलब कि गुणनखंड विधि से बड़ी बड़ी सवालों का गुणनखंड निकालने में दिक्कत होती है। बड़े बड़े नंबर जब आते हैं उनका गुणनखंड निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, सबको अलग अलग हल करना पड़ता है। उस कंडीशन में आपको भाग विधि काफी फायदा करती है। भाग विधि से लगाना आपके लिए काफी काम का होता है। तो अगला विधि कौन सा होगा, भाग विधि से हम लोग निकालेंगे मासा। ठीक है, भाग विधि से मासा निकाला जाएगा। तो भाग विधि से निकालने के लिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ, 923 से 949 है। कितना, 923 है और 949 है, वह 949 का HCF। ठीक है, HCF। तो ये हमारे पास सवाल है, कौन सा है, नंबर 923 लिखा गया है यहाँ बुक में और 949 लिखा गया है। इन दोनों का क्या निकालना है हम सबको, इन दोनों का HCF निकालना है। यहाँ नंबर बड़े हैं, गुणनखंड करना इतना आसान नहीं होगा, इस वजह से इसका HCF निकालने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, भाग विधि का तरीका अपनाने वाले हैं। तो चलिए सिखाता हूँ भाग विधि से कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले छोटी और बड़ी संख्या का चुनाव कीजिए। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करा करते हैं, भाग विधि का यही रूल होता है। 923 छोटी संख्या है तो 923 से क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा। किसमें, 949 के लिए काम करेंगे, 949। ठीक है, भाग करें 923 का कितनी बार जाएगा, 923 एकम 923 आएगा। तो 923 आप लिख दीजिए बिना किसी झिझक के। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, घटाते हैं। 9 में से 3 घटेगा 6 हो जाएगा, भाग है तो घटाना पड़ेगा, श्योर सी बात है। 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा, यहाँ पीछे कट गया, सारा खत्म हो जाएगा। पीछे 26 बचा है। हमारे पास जो शेषफल बचा होता है उससे पिछली संख्या में जिससे भाग दिए थे, पिछले स्टेप में जिससे भाग दिए थे उसको लाके यहाँ पे भाग दिया करते हैं। जैसे यहाँ पे शेषफल 26 आया है, भाग दिया गया था 923 से, तो 923 को अंदर लिखेंगे, इससे क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। तो 923 को भाग करेंगे 26 से। ये नया स्टेप और नया कदम उठाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे क्या कर पाएंगे हम लोग, देखना समझना है। यहाँ पे 26 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जा सकता है क्या, देखिए 6 चौके 24 हो जाएगा और फिर 6 दूना 12, ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा होगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा कम करेंगे। 5 बार 5 25 125 होता था, नहीं 25 चौका 100, 4 बार 4 6 24, 4 दूना 8 2 10, ज्यादा होगा, 4 बार में 3 बार ले जाएंगे तो 3 6 18 हो जाएगा। और कितना बचा है अभी, 3 6 18, 3 और 6 एक 7 बनेगा, इतना सा हुआ। 12 में से 8 घटेगा 4 बन जाएगा, बचा कितना, 8 में 7 घटेगा तो 1 आएगा, 143 बन जाएगा। अब हम लोग फिर से भाग करेंगे, कितनी बार जा सकता है, 6 बार जाने की संभावना है। 6 बार ले जाइए, 6 छंग 36 होगा, 6 दूना 12, 3 कितना होगा 15, ज्यादा हो गए तो है ना, 5 ही बार तो जाएगा। फिर इसका मतलब 5 बार ले जाए तो कितना बनेगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 3 कितना होगा 13। ठीक बात है, इतना ही ले चलते हैं। 3 आ जाएगा, 4 में 3 घटेगा 1, 13 बन के आ गया। समझने का करेंगे प्रयास। सबसे पहले काम क्या होता है, बड़ी संख्या को भाग करते हैं छोटी संख्या से, जिसका हम लोग को मासा निकालना है। फिर क्या होगा, हर बार जितना भी भाग करने से शेषफल आता रहेगा, उससे पहले वाली संख्या को जिससे भाग दे रहे थे उसको अंदर लिखकर उसका भाग देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या कीजिएगा, 13 हमारे पास शेषफल आया है, 13 जो शेषफल आया हुआ है उससे भाग करेंगे पिछली संख्या से जिससे हम लोग भाग कर रहे थे। 26 से भाग कर रहे थे तो 13 से भाग करेंगे 26 को, तो 26 कितनी बार जाएगा, 13 26 2 बार जाएगा। 26 करके पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह सोचिएगा, सबसे अंतिम संख्या जो जिससे सभी संख्याएं कट गई होती हैं, सबसे अंतिम संख्या जिससे सब संख्या कट गई होती है, उसी को आप क्या कहते हो,
SCF कह रहे होते हो, SCF का मान क्या आ जाएगा, SCF का मान कितना बनेगा, अंतिम संख्या 13 है तो हमारे पास SCF का मान कितना होगा, 13 आ जाएगा। ये काम हम लोग करा करते हैं। जब शेषफल शून्य हो जाता हो और पीछे हर संख्या की भाग की गई हो और कोई नई संख्या नहीं बची हो, उस दौरान क्या होता है, वही भाजक जिससे आप लोग भाग दे रहे होते हो वही क्या होता है आपका यहाँ पर SCF आया करता है। SCF यहाँ पे कितना बन के आएगा, 13 बन के आएगा, SCF 13 होगा। ये लगी है सवाल में कोई भी डाउट हो आप उस डाउट को अगले सवाल में तुरंत क्लियर कीजिए, क्योंकि सवाल अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो SCF निकालने के भाग विधि, तो आप यहाँ थोड़ा सा हल्का सा कुछ लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को मैं दूर यहाँ करके ही जाऊंगा। अगला प्रश्न मैं यहाँ दूसरा प्रश्न फिर से लेके आ रहा हूँ, भाग विधि से हल करने का तरीका। भाग विधि को किस तरीके से हल करते हैं फिर से बताऊंगा सवाल नंबर नेक्स्ट में ही अभी तुरंत। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, भाग विधि से किसी भी संख्या का SCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूं और देखिएगा, समझिएगा, वहां पे आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको हल्का फुल्का भी समझ में आया हो, आप एक एक स्टेप बढ़िए और करके देखें। यहाँ पे मेरे पास संख्या है 168 लिखा गया है, 168 है, कॉमा 189 होगा, एंड तीसरा यहाँ पे संख्या है 231 231 का SCF निकालना है। यहाँ पर 3 संख्या हो गई है, अच्छी बात है, इसको हम लोग करके देखेंगे। चाहे जितनी भी संख्याएं हो जाए तरीका वही होगा। इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा काम कीजिए, आरोही क्रम में रख लेते हैं। वैसे आरोही क्रम में ऑलरेडी है तो आप कोई चिंता ना कीजिए, क्योंकि घटते बढ़ते क्रम में रखने से क्या होता है कि भाग देने का सीक्वेंस पता चलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग छोटा सा काम करेंगे। सबसे बड़ी संख्या को भाग देने का काम कीजिए। सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे। अब किस किस तरीके से भाग दिया जा सकता है, कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं, चाहे सबसे बड़ी संख्या को भाग दीजिए या फिर किसी भी क्रम से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना होता है, बस इतनी सी बात होगी। मैं यहाँ क्या करूंगा, 168 से भाग करूंगा 189 के लिए। ठीक है, इतना सा काम करें, इसी को इससे भाग देना शुरू करते हैं। भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। भाग देने पर एक बार गया तो यहाँ पे 9 में 7 घटेगा, 1 आएगा, 8 में 6 घटेगा, 2 बनेगा, इतना सा हो चुका है। अब क्या काम करें हम लोग, यहाँ पे छोटा सा काम करें कि 21 से भाग करें, चाहे 168 को, या फिर हम नई संख्या को उतार सकते हैं। ध्यान रहे जो मैं कह रहा हूं, 21 से जो शेषफल बचा हुआ है उससे हम पहली वाली संख्या को भाग करते थे, लेकिन हमारे पास जब 3 पद रहेंगे हमारे पास SCF निकालने के, तो नई संख्या को यहाँ पे उतार सकते हो आप। चाहो तो यहाँ पे नई संख्या ला सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, 168 को ही हल करते जाएं, जो होगा देख लेना लास्ट में। ठीक है, अब क्या बना, इसका भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 21 का 2 8 बार जा सकता है क्या, 8 है कम 8 आएगा, 8 2 16 168 होगा। इससे तो पूरा कट गया, खत्म हो गया एकदम। लेकिन लास्ट में जब भी आप 3 पद के सवाल लगा रहे हो, अभी आप 2 ही पद का भाग दिए हैं और पूरी संख्या खत्म हो गई, कट गई, शेषफल बचा ही नहीं, तो अंतिम संख्या जो 21 होती है, जो भी रहेगी, उसी से तीसरी संख्या को भाग देते हैं। अंतिम संख्या क्या है, 21 है, जो शेष संख्या बची हुई इसका उससे भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा, जो आएगा वही आपका हल होगा। अब यहाँ 21 और 231, इन दोनों का तो मासा 21 आ गया है। अब 21 के साथ इसके साथ कर लेंगे भाग, यहाँ पे 21 से कम 21 जाएगा, ले चलिए, कितना बचा, 2 बचा, 1 उतार लेंगे, 21 से कम 21 हो जाएगा। पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये एक ही बार में तो कट गया, एक ही बार में कट गया। फिलहाल यहाँ पर भी 21 मास आया था, इसके साथ भी 21 मास आएगा, इसलिए आप क्या कह सकते हो, SCF का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये लगी आपकी सवाल और आपके सवाल का हल है। ठीक है, इस तरह से आप करा करेंगे सवालों को, कोई भी सवाल आ जाए बस आप उसको शिद्दत से काम करें, सारा काम तो आसान हो ही जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग को क्लास में जो पढ़ना था SCF का कुछ इतना सा कंटेंट था। अभी तो कंटेंट तो बहुत कुछ है ना, अभी तो सवाल लगाएंगे, अभी तो पूरा पढ़ा हुआ। अभी हम लोगों ने तरीका सीखा था कि SCF को सॉल्व कैसे करते हैं, LCM को कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे छोटा सा टॉपिक और आपको मिलेगा, आगे पढ़ाएंगे आपको। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि भिन्न का लासा भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं, दशमलव संख्याओं का लासा मासा कैसे निकाला करते हैं, सारी बातों पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो फिलहाल इस क्लास में आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर कहिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सारे प्रश्नों का, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर अगले क्लास में जरूर मिला करेगा। और एक बात और भी है, फालतू के कमेंट को करने से बचा करें। फिलहाल कोई दिक्कत अभी तक ऐसी हुई नहीं है, होगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। और आप सभी लाइव क्लास 8 बजे जरूर ज्वाइन होने का प्रयास करें, इससे
सही टाइम के अंतर्गत आप अगर आप ज्वाइन होकर क्लास में पढ़ा करते हैं तो एक सही सीक्वेंस बनेगा और बहुत जल्द ही क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ आप मैथ में कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। फिलहाल मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।